हेल्थ हाउस में अपन चल रहे थे, उसमें विदेश यात्रा थी। आज मैं कोर्ट केस बताऊंगा, कोर्ट केस के कारण और उसके संबंध कैसे देखे जाते हैं। फिर मैं कुछ स्पेशल चीज बताऊंगा नारी की। तो कल से अपन पढ़ेंगे। आज तो अपन पूरा 12वां भाव खत्म करेंगे। कल मैं कुछ स्पेशल चीजें सिखाऊंगा आपको नारी, जो नारी की बड़ी अद्भुत चीजें हैं। और 2 तारीख तक, क्योंकि मैं 3, 4, 5 और 6 पूना हूँ। 3 से 6 तारीख तक मैं पूना हूँ। तो अपन 2 तारीख तक पढ़ेंगे। अभी तो आज तो 29 हुई है। 3, 1 और 2, 3 क्लास हैं अभी। उसके बाद फिर आके अपन 3 क्लास जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। आशा जी, इसमें शुक्र कहाँ है? अच्छा, एक बार मैं देखता हूँ क्या ये शुक्र कहीं मुझे याद नहीं आ रहा वो कहाँ है। शुक्र उसके आसपास ही होगा, सूर्य के आसपास ही। सूर्य, हाँ ये तो 3rd हाउस में हो सकता है सर, 3rd हाउस में हो सकता है शुक्र। ये लेफ्ट हैंड ही है क्या? नहीं, लेफ्ट हैंड तो नहीं है सर। सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है? ये आपने हाथ से बना के डाली है ना? सप्तमेश सेकंड हाउस में है सर। हाँ, सेकंड सेकंड हाउस में। गुरुजी लेफ्टी कैसे देखते हैं? देखिए, इस व्यक्ति का कहीं पर कोई एक्सीडेंट तो हुआ है। इज इट करेक्ट? मंगल शनि है, हाँ। और अष्टमेश बैठा हुआ है वो, और अष्टमेश लग्न में मंगल के शनि के साथ में है। और ये बंदा जो है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में है। सर ये फीमेल है। अच्छा, कोई लेडी है तो कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी में है क्या? नहीं सर, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। हाँ जी। लेकिन डिग्री वगैरह क्या है? लग्न की डिग्री क्या है? नवांश क्या है? डेट ऑफ बर्थ डालो तो मजा है। क्या अधूरी कुंडली? डेट ऑफ बर्थ डाल नहीं है ये तो, मुझे वो सर याद नहीं है, मैं कल डालती हूँ। बस मेरा कंसर्न यही था कि जब अष्टमेश नहीं, अपन जब इसके सब चीजें देखेंगे तो अपन देखिए, कभी भी मैं आपको एक बता दूं, मतलब कभी भी आप किसी का चार्ट जो है षोडश चार्ट के बगैर मत देखो, मत प्रिडिक्शन करो, क्योंकि प्रिडिक्शन रॉन्ग होते तो मजा नहीं आता। जैसे मैंने बोल दिया प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गए। अब वो D10 देखता, मैथ में D9 देखता, तो उसमें पता लगता है चीजें। फिर डिग्रीज देखते हैं अपन, कौन से प्लेनेट क्या डिग्रीज हैं। बुध अस्तु है, चंद्रमा अस्तु होगा, ये 2 ग्रह तो अस्तु होंगे। अगर हाउस वाइफ है तो 100% अस्तु होंगे। बुध भी अस्तु होगा और चंद्रमा भी अस्तु होगा। और ये देखिए 4th हाउस में केतु के साथ बैठने का कारण है कि पितृदोष है स्त्री को। अमावस का जन्म भी है ना गुरुजी? अमावस का जन्म अमावस का जन्म भी होगा। अब एक अमावस के आसपास का हो सकता था। हाँ, 14 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है। डिग्री से पता लगता है, क्योंकि वो तो 0 डिग्री पे होता है तब अमावस्या बनती है। तो ये डिग्री से अगर आप उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए तो मजा आता है। किसी प्रिडिक्शन को ऐसे नहीं प्रिडिक्शन करते कभी। वैदिक में कभी भी षोडश वर्ग के बगैर प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। इवन अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग भी देखने चाहिए, है ना? जी सर। बेसिकली तो जो है साउथ इंडियन जितने भी हैं, चाहे आप वी.वी. रमन की कोई भी किताब देख लें, उनमें जो है 2 चार्ट मस्ट होते हैं, D1 एंड D9। 100% समाज के D1 और D9 पकड़ कैसे सकते हैं? पकड़ ही नहीं सकते। हाँ। तो आप कर लेना इनका, मुझे मतलब इस ग्रुप में डाल देना डेट ऑफ बर्थ टाइम, तो अपन बना लेंगे। तो उसपे अच्छा लगता है। अब देखिए गुरु बैठा हुआ शुक्र राशि में,
तो ज्ञानी भी होनी चाहिए। बल्कि आपने बोला हाउस वाइफ है, हाँ जी। गुरु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपने बोला हाउस वाइफ है। अभी सर ये एस्ट्रोलॉजी सीख रही है। एस्ट्रोलॉजर तो बन जाएंगी, हाँ जी, हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर तो सूर्य बन जाएंगी, केतु साथ में। वो बन जाएंगी, एस्ट्रोलॉजर तो बन जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, उसके कॉम्बिनेशन लेकिन तो है थोड़ी चार्ट में। और थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी करती है, मतलब जिनके बुद्ध हाँ केतु जी, एक साथ होता है तो ये आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे होते हैं, तर्क में वो बहुत अच्छे हाँ होते जी, हैं, हाँ जी। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है इनकी, जिनकी केतु और बुद्ध एक साथ बैठे हों। तो चलिए अपन चालू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि अभी जो आने वाले थे वो तो आ चुके हैं। क्यों और थोड़ा वेट हाँ करें सर, क्या? वो जो रेगुलर अपने 6, नहीं नहीं नहीं, नहीं रेगुलर जो 6 गुरुजी, जने शुरू हैं वो कर तो, दीजिए आप। हाँ रेगुलर 6 जने वाले तो 6 जने हैं अपने सर। तो 6 ही आते हैं बस, बाकी तो आने ही बंद हो गए। देखा पता ही नहीं नहीं सर मैंने क्या, आज तक, मैंने देखा ही नहीं सर 6 के आगे, 6 या 7 से आगे वो देखा ही एक नहीं मैंने कोई एक्चुअली। महान विभूति भी वो पता नहीं राव साहब ने भी आना बंद कर दिया। ठीक है सर। चलिए कोई बात नहीं, उनकी इच्छा हाँ। है। अब देखिए, कल अपन चल रहे थे विदेश यात्राओं पर, 12th हाउस कंप्लीट। 12th हाउस में हाँ चल रहे थे विदेश यात्रा, 12th हाउस पे, हाँ। है ना। जल राशि में अगर, मतलब मैंने बताया था कि शनि और राहु जो है अगर जल राशि में हो और केतु भी अगर साथ बैठा हो, मतलब राहु शनि के साथ केतु हो या राहु हो और जल राशि में हो, मतलब 4, 8 और 12 में, तो विदेश यात्रा होती है या संबंध बने हो। 12वें भाव का बात कर रहे हैं, है ना। ये नाड़ी संबंध में मतलब क्या है कि लग्न में बैठा हो या 11वें में बैठा हो तो भी नाड़ी संबंध बन जाएगा। और 4th हाउस में यदि नीच का ग्रह भी है और वो पीड़ित भी है 4th हाउस में, और वहां पर चतुर्थ भी नीच का बैठा हुआ है, तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। मतलब एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि वृश्चिक राशि है जैसे चतुर्थ में और चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भी विदेश यात्रा होगी, रोक नहीं सकता उसको। दूसरा, पासपोर्ट और वीजा और टिकट जो है वो हमेशा 3 और 11 की दशा में मिलता है, और उसके लिए फिर अपन डेट निकालने के लिए मैंने बताया कि पहले गुरु का गोचर उस पर होना चाहिए, उसके बाद सूर्य का गोचर और फिर चंद्रमा का गोचर देख लीजिए। कोर्ट केस के योग जो है वो बुध प्लस केतु 100% कोर्ट केस मिलेगा, बुध प्लस राहु 100% कोर्ट केस मिलेगा, शनि प्लस केतु 100% कोर्ट केस मिलेगा, मंगल प्लस केतु 100% कोर्ट केस मिलेगा। है किसी के चार्ट में? गुरुजी मेरे चार्ट में शनि केतु सूर्य। तो कभी हुआ क्या कोर्ट केस? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से, आगे नहीं मालूम। हाँ, ध्यान रखना चाहिए। नहीं, 12वें भाव से संबंध बनना चाहिए, अच्छा, मतलब 12वें 12वें भाव में भाव नहीं है। 4वें भाव नहीं लग्न में हो, नहीं मतलब नहीं। 2-12 का संबंध तक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मेरी कुंडली में है तो मेरा एक थाली बैठे एक हो गया, क्योंकि वो पैसे दिए थे और वो भाई मुझे बोलता है मैं आपको जानता ही नहीं, तो करना पड़ा मुझे, तो हो जाता है वो। नहीं, वो 9th हाउस में है, नॉट 12th हाउस, नहीं, और संबंध भी नहीं होता है। 7th हाउस, मतलब 11वें में हो, 12वें में हो या लग्न में हो, अगर किसी के 3 जगह पे है तो 100% मिलेगा, है ना। और ये कब होता है? जब देखिए किसी की कुंडली में शनि का गोचर अगर केतु शनि से गोचर का केतु भ्रमण करे या फिर नाड़ी लिंक करे, तब ये स्थिति बनती है ना। और उसको फिर अपन छोटा करने के लिए पहले गुरु का गोचर देखो, फिर सूर्य का देखो और फिर चंद्रमा का देखो। और एक और है इसमें कि बुध से इसका राहु और
केतु भ्रमण करे, मतलब बुध के गोचर से, है ना, बुध से गोचर का राहु और केतु भ्रमण करे, मतलब बुध के ऊपर से, है ना, तो भी ये स्थिति बनती है। और इसी तरह मंगल के ऊपर से अगर राहु और केतु का गोचर भ्रमण करे तो भी ये स्थिति बनती है। और महादशा अंतरदशा कौन सी, मतलब 1, 8, 12 का अगर संबंध दिशा दशा अगर चलती हो तो भी कोर्ट केस के चांस रहते हैं। 1, 6, 8 की दशा चलती हो तो भी कोर्ट केस के चांस रहते हैं। 1, 6, 8, 12 की दशा चलती हो तो भी कोर्ट केस के चांस रहते हैं। और 1, 6, 12 की दशा हो तो भी कोर्ट केस के चांस बनते हैं। एक और है स्थिति, मंगल और बुध अगर किसी के संबंध एक साथ बैठे हों और नाड़ी संबंध बनाते हो तो भी कोर्ट केस होता है ना। जेल योग मैंने शायद पढ़ा दिया था, जो जेल योग आप लोगों को पढ़ा दिया था ना। गुरुजी और एक बार बोल दीजिए ना। नहीं, अपन पढ़ा चुके हैं, जेल योग पढ़ा दिया था कल मैंने, वो वापस रिपीट कर लेते, क्या पढ़ा दिया था कल? जी कल पढ़ा दिया था। अब अपन कुछ एक 12वां भाव अपन को इतना ही है, 12वां भाव में कुछ और है नहीं। अब मैं कुछ आपको कुछ नए सूत्र बताता हूँ, है ना। गुरुजी अगर वो बंदा चोर हो तो झूठ बोलता हो, चोर बोलता हो, तो उसका संबंध 12वां से होता है या लग्न से होगा? इधर लग्न में 12वें में 11वें में। अगर पापक ग्रह के साथ, देखिए पापक ग्रह के जैसे आपके राहु बैठा हुआ, अगर किसी के राहु लग्न में बैठा हुआ है और वो मतलब जैसे नीच का राहु बैठा हुआ है, जैसे धनु लग्न की कुंडली में बैठा हुआ है लग्न में राहु, या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या 11वें में बैठा हुआ है, मतलब राहु जो है या केतु है, ऐसे व्यक्ति झूठ बोलते हैं। वो या तो नीच पे बैठे हो या किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हो, शनि के साथ बैठा हो और या मंगल के साथ बैठे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने की हैबिट होती है ना। तो गुरुजी अगर 12वें घर में मंगल, राहु, शनि और जुपिटर हो तो आदमी झूठ बोलता होगा? झूठ भी बोलता होगा, जेल यात्रा भी होगी। वो जेल यात्रा क्या मतलब, उसके कोर्ट केस भी होंगे। सर वैसे वाणी तो जो है हम सेकंड हाउस से देखेंगे ना सर, तो वाणी अगर सेकंड हाउस से देखेंगे तो सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड अगर पाप कत्री या पाप ग्रहों में होगा तो हम वाणी के दोषों को देखते हैं। करेक्ट जी, ये लेकिन बुध से भी तो देखते हैं अपन। बुध से कम्युनिकेशन देखेंगे सर हम ना। हाँ तो दो चीजें हो गई, बुध और सेकंड हाउस जी। तो लग्न में भी अगर नाड़ी लिंक बन गया उसका सेकंड हाउस का, और वैसे कम्युनिकेशन के लिए तो थर्ड हाउस ज्यादा बेटर मानते हैं। अगर थर्ड हाउस अगर है तो कम्युनिकेशन का स्थान है ना। मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो होगी। देखिए, जब गोचर का गुरु कुंडली के शुक्र या मंगल को देखे तो व्यक्ति का विवाह हो जाता है। कुंडली में शुक्र से दूसरे भाव में राहु हो तो धन बढ़ेगा और राहु उसको फैला देगा। मीन्स ऐसे व्यक्ति का जो पैसे आने का योग जो है वो स्टैंड होगा शुक्र से दूसरे भाव में, अगर राहु बैठा है तो। है किसी के आपके चार्ट में, किसी के, जैसे मेरे चार्ट में है तो बढ़ता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को पैसा मिलता है, मतलब रोज का एक्सटेंड होता है ना। वो है ना, नाड़ी ज्योतिष में हमेशा मैंने बताया था आपको 2-1 का संबंध, या 2 मतलब 1, 12 और 1 का संबंध भी 1-2 का संबंध हो गया, तो नाड़ी में ये संबंध को सबसे पावरफुल संबंध मानते हैं। और मंगल शुक्र यदि एक साथ बैठे हो या गुरु और शनि एक दूसरे को देखते हो तो विवाह तो होता है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस ज्यादा बनते हैं।
जैसे मंगल और शुक्र की दृष्टि भी हो जाए, नाड़ी लिंक, है ना, और गुरु और शनि उसको देखे, तो ये प्रॉमिस बन जाता है कि 100% लव मैरिज है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और मैंने ये आपको एक वैदिक का सिद्धांत बताया था कि गोचर का गुरु और शनि को देखिए लग्न, सप्तम भाव और 12वें भाव से, तो उसमें भी मैरिज का प्रॉमिस बता देता है वो। और नाड़ी ज्योतिष में हमेशा 1, 4, 7 और 10 को ये लक्ष्मी भाव मानते हैं, मतलब पैसे आने का योग जो है 1, 4, 7, 10 से बनता है। और नाड़ी ज्योतिष में बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों या आपस में अगर संबंध भी बन रहा है, नाड़ी संबंध, तो ऐसे व्यक्ति को सरस्वती का एक तरीके से पुत्र माना जाता है, या लेडीज की कुंडली में तो सरस्वती पुत्री माना जाता है। मतलब तीनों का अभिन्न संबंध, बुध, गुरु और शुक्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये तीनों को नाड़ी लिंक भी बन गया। तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऐसा व्यक्ति को सरस्वती साक्षात उसकी जबान पर रहती है ना। मेरे में है गुरुजी। अच्छा, तो आप या तो पढ़ाने का काम करते हो या अच्छे ज्योतिषी हैं, दोनों में से एक बात है। क्योंकि अगर ऐसा है, काफी बात बोली हुई बात सच हो जाती है तो। हाँ, क्योंकि ये सरस्वती बोलते हैं कि सरस्वती का उसके ऊपर कृपा रहती है। बुध तो सेकंड हाउस भी एक्टिवेट हो रहा होगा। सेकंड हाउस जैसे तेरी कुंडली में है ना, शुक्र बुध का परिवर्तन है, गुरु सेकंड हाउस में है, तो पढ़ाने का काम करता हूँ। पढ़ाने का भी काम, और फिर वो जो है मतलब वाणी के भाव में गुरु बैठ गए, तो मतलब गुरु तत्व की जो वाणी है वो निकलेगी। हाँ जी। तो गुरु जी मेरा भी है, गुरु शुक्र और बुध 10वें घर में और 4थे घर में गुरु है, तो ये नाड़ी लिंक भी हो जाता है। तो हाँ, बन गया, तो नाड़ी लिंक बन गया। अच्छा, हाँ, तो नाड़ी लिंक बना ना। अच्छा, ठीक है। ऐसे लोग बहुविद्या ज्ञानी होते हैं, बहुत सी विद्याओं के अंदर उनको ज्ञान होता है। ज्ञान होता है ऐसे लोग, मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं, क्योंकि सरस्वती की कृपा हो जाती है। देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज है कि इसमें नाड़ी में जो है आपका जो नवम भाव है, वैसे भी अपन वैदिक में भी जो है वो अपन फादर का या ग्रैंडफादर का, मतलब बुजुर्ग का मानते हैं 9th हाउस को। और वैसे भी ये 9th हाउस जो है, वैसे नाड़ी में अपकमिंग लाइफ है, मतलब जो आपकी आने वाली लाइफ को ये इंडिकेट करता है। पास्ट लाइफ 5th हाउस से देखते हैं, अपकमिंग लाइफ 9th हाउस से देखते हैं, और आपकी जो अभी चल रही है प्रेजेंट लाइफ वो आपका लग्न है। धर्म त्रिकोण का ये सूत्र है नाड़ी में। तो आपका जो बुजुर्गों का भाव जो है वो नवम भाव है, पिता को देखते हैं, या पिता से पिता जो है पंचम भाव जो है दादा को देखते हैं, और परदादा को वापस 9th से देखते हैं। तो इस तरह का ये संबंध जो है बुजुर्गों का जो है 9th हाउस से देखा जाता है। और सर्वाधिक नाड़ी में जो सबसे ज्यादा बलवान जो जगह है वो दशम भाव को माना गया है ना। अगर ऐसे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर किसी का दशम भाव जैसे शनि का भाव है, और उस पर अगर शनि पे दशम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई, जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि है ना, और दशम पर दृष्टि है, और कौन सी राशि में बैठा हुआ, शुक्र की राशि में बैठा हुआ, और शुक्र किसका कारक है, एक्टिंग का, फिल्म इंडस्ट्री का, या इस तरह की जो वर्किंग है उसका कारक। आप देखिए उसको इस फील्ड में कितनी महारत हासिल है, और दशम भाव पे पूर्ण दृष्टि है शनि की। तो दशम भाव जो है अगर किसी का सबसे ज्यादा एक्टिवेट है तो उसको कभी भी कोई रोक नहीं सकता आगे, मतलब उसको फेम होने में। सबसे ज्यादा जो नाड़ी में स्थान दिया गया वो दशम भाव को दिया गया है। और यदि शुक्र बैठ जाए तो बहुत ही बढ़िया योग है।
अगर शनि आपके दशम भाव में या 11th हाउस में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा योग बनाता है ना। और शुक्र अगर 12वें भाव में बैठ जाए और शनि सेकंड हाउस में बैठ जाए तो भी ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, मतलब पैसे के हिसाब से, प्रेम के हिसाब से। यदि 12वें भाव में शुक्र बैठ जाए और सेकंड हाउस में शनि बैठ जाए तो ऐसे जातक को, या बुध बैठ जाए, सेकंड हाउस में बुध बैठ जाए और या शनि बुध दोनों बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से और अपनी वाणी से बहुत अच्छा पैसा अर्जित करता है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें, अगर शुक्र 12वें में बैठे हो लेकिन नीच क्यों हो तो? कोई दिक्कत नहीं, 50% से ज्यादा फर्क उसको रिजल्ट देगा। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ मुकेश जी, कोई भी गुंडा आदमी अपने घर में कभी भी शैतानी नहीं करता, कम से कम उसका कुछ प्रभाव तो दिखाएगा वो। नीच का है, जैसे कन्या का बैठा हुआ है, आप यही बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा फल देगा क्योंकि शुक्र की कारक जगह है। और गुरुजी शत्रु का घर बैठा हुआ तो यानी कि गुरु का घर है? नहीं गुरु, हाँ जैसे 12वें भाव में तो वो तो उच्च का हो गया महाराज। मतलब कोई दूसरा जो शत्रु हो, मतलब हम लोग ले सकते हैं मंगल बैठ गया। नहीं अभी केवल मंगल ये के बात घर में, मंगल के घर में शुक्र बैठ गया, ऐसे शत्रु के घर में बैठ गया तो उसका पावर 50% है या 75? नहीं वो तो 70 नहीं 0% काम करेगा। हाँ, ये तो ये बात कारक जगह की बात हो रही है। जैसे मुकेश जी ने पूछा कि शुक्र अगर नीच का 12वें भाव में जाए तो अपने भाव का फल तो देगा, वो कारक जगह का तो फल देगा। जैसे एक कुंडली देखी मैंने, जैसे मंगल जो है, मंगल की कारक जगह जो है 3, 6 और 10 है? तो छठे भाव में नीच का बैठा हुआ था, मतलब कर्क राशि का बैठा हुआ था। वैसे भी एक बात बता दूं मैं आपको, मंगल जो है वो कर्क राशि में अच्छा फल नहीं देता कभी, नीच का तो होता ही है। मतलब ऐसा व्यक्ति काफी शांत स्वभाव या डिप्रेशन में चला जाएगा। आप किसी कुंडली में तो बताएं मुझे, किसी का अगर मंगल नीच का, मतलब स्पेशली कर्क राशि में हो, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाता है। क्योंकि देखिए गुरुजी मेरे में है राहु मंगल चौथे घर पे कर्क राशि में। तो आप डिप्रेशन में आते होंगे कभी कभी। क्योंकि देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, मंगल जो है वो पुरुष का एक तरीके से पुरुषत्व है ना। तो इसमें आप ये बतलाइए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है। चंद्रमा 5वें घर में है। हाँ तो अपने से गेन हाउस के अंदर चले गए तो हाँ, तो यहाँ जो है तो वो थोड़ा सा बचा हो जाता है। 40 में मेरा मंगल 5वें घर में चला जाता है। 40 में नहीं, आपका भी छठे घर में है मंगल राहु, राइट? चौथे घर में। नहीं ये कह रहे चौथे घर में, यानी मेष लगन की कुंडली है, चौथे घर के अंदर इनके जो है राहु मंगल है। हाँ राहु मंगल है, और चंद्रमा जो है 5वें भाव में है। तो 5वां तो भाव वैसे ही आपका ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का और उसका हो गया, तो अच्छे हो गए यहाँ पे। और फिर नारी लिंग भी बन गया ना, महालक्ष्मी योग हो गया। हाँ अब यहाँ डिस्पोजिटर देखेंगे, अब डिस्पोजिटर देखेंगे सूर्य को, तो वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो उनको बल दे देंगे, तो बहुत ही अच्छा चंद्रमा को प्रभाव मिल जाएगा। बैठा हुआ है सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ शिवराज जी कहाँ बैठा हुआ सूर्य? शायद उनकी आवाज गायब हो गई, चले गए। छठे घर में बैठा हुआ सूर्य, शनि और बृहस्पति। सूर्य, शनि और बृहस्पति। अच्छा बृहस्पति। छठे घर, अच्छा छठी राशि में। छठे का डिपोजिट 7वें घर में बैठा हुआ बुध शुक्र। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो हम जो है आगे से आगे वो बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब तो माला योग एक तरीके का बन गया, मतलब जो है डिस्पोजिटर जो है एक से दूसरा, दूसरे तीसरा लिंक बन रहा है। हाँ दूसरे तीसरा लिंक बन रहा है। ये तो अच्छी कुंडली मानता हूँ मैं, तो ऐसी कुंडली मानता हूँ मैं, जिसके डिस्पोजिटर आगे पॉजिटिव में हाँ कोई भी लॉस में नहीं है, मतलब नुकसान में नहीं। हाँ। और राहु की तो देखिए आपके वैसे कुंडली का एनालिसिस करें अपन, देखिए सूर्य की अच्छी जगह है, मंगल कारक जगह पर बैठा हुआ है, शनि कारक जगह पर बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप गाड़ी हमेशा धीरे चलाना, या कोई आपको कोई ऑपरेशन के योग भी बनेंगे,
मेरा स्टोन का हो चुका है, स्टोन का एक सर्जरी हो चुकी है, स्टोन निकला। हाँ। तो ये योग जो है आपके, देखिए कैसे अपन ने पकड़ा, मंगल राहु से पकड़ा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे कुंडली अच्छी है, गुड कुंडली, जिसमें आपके डिपॉजिटर आपके प्रोग्रेसिव में जा रहे हैं तो अच्छा फल देते हैं। और एक तरह से कीर्ति योग भी बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना केतु हाँ, सूर्य बुध के साथ में संबंध बन गया, तो कीर्ति योग भी बन गया। बिल्कुल। अब देखिए, चंद्र आपके जन्म कुंडली में चंद्र राहु एक साथ अगर किसी के बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति के जो बुजुर्ग हैं वो गांव छोड़ के शहर में आते हैं। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति अपने यहाँ पर, मतलब अपनी पैतृक संपत्ति को जगह छोड़ के और शहर में सेटल? हाँ, मेरी भतीजी का है, और मेरे पिताजी माताजी गांव छोड़ शहर आ गए थे। आ गए ना, उनके है ना चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन। हाँ, चंद्र राहु का मंगल साथ में। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, चंद्र राहु होना चाहिए बस। कोई साथ में तीसरा ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसमें क्या आता है कि वो गांव छोड़ के शहर में आते हैं। और देखिए, शुक्र की अगर डिग्री ज्यादा होती है और शनि की डिग्री कम होती है, तो ऐसा व्यक्ति को भी पैसा अच्छा होता है। मतलब शुक्र की डिग्री ज्यादा और शनि की डिग्री कम हो। है कोई अपने ऐसा? हाँ, मेरे में है, शुक्र 20-21 डिग्री पे है और शनि 8 डिग्री के आसपास है। हाँ, तो पैसा अच्छा होगा आपके पास, क्योंकि शुक्र से हमेशा धन देखते हैं अपन इसमें, और शनि से हमेशा वर्किंग देखते हैं। आपका जो काम काज है वो नाड़ी ज्योतिष में हमेशा काम काज को शनि डिनोट करता है, और शुक्र हमेशा आपके धन को डिनोट करता है। और अगर किसी के बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष से पैसे कमाएगा या फिल्म इंडस्ट्री से पैसे कमाएगा। हाँ, दो चीज से पैसे कमाता है, या तो फिल्म इंडस्ट्री से या ज्योतिष से। मेरी बच्ची के सेकंड हाउस में है बुध और शुक्र। फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम रहा, वो धन भाव में बैठे हुए हैं, और कन्या लग्न कुंडली में कारक जगह है दोनों की। मेरे वाइफ की कन्या लग्न में 10वें घर में है, अपने घर में बुध और शुक्र। तो इन दोनों चीजों से, मतलब या तो आपके एक्टिंग से, या कई लोग यूट्यूबर्स जैसे गोपाल राजू एक हैं, यूट्यूब के मोटिवेशनल है वो, उनकी में बुध शुक्र है दशम भाव में, तो कितने 8 करोड़ फॉलोअर्स हैं उनके, मतलब व्यूअर्स जो 8 करोड़ है। तो 8 करोड़ व्यूअर्स हैं उनके। तो ये चीज देखिए, आपको शेयर मार्केट से नहीं कमा सकते पैसा वो शुक्र वाले? शेयर मार्केट से शुक्र राहु कमाने देता है। अगर राहु किसी का अच्छी जगह तीसरे भाव में हो, लेकिन पीड़ित नहीं हो, नीच का नहीं होना चाहिए, अच्छा चाहिए। जैसे तीसरे मिथुन का हो या वृषभ का हो, और या 11वें स्थान बैठा हो, या 4, 5, 6 में भी अच्छे रिजल्ट देता है राहु। 4 में भी अच्छे रिजल्ट देता है, 5 में भी देता है, और 6 में भी देता है ना। और लाल किताब के हिसाब से 7वें में भी देता है, लेकिन यहाँ पर लाल किताब की बात नहीं करते। लेकिन ये नाड़ी में जो है, वो आप वैदिक की बात कर रहे हो, तो उसमें 3, 6 और 11 जो है कारक जगह है, और 4 और 5 में भी अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन शेयर बाजार का काम उन्हीं को ही करना चाहिए जिसके 3 प्लेनेट अच्छे हो, सूर्य अच्छा हो, जुपिटर अच्छा हो, राहु अच्छा हो। अगर ये 3 प्लेनेट अच्छे हैं तो वो अच्छा। देखिए, राहु क्या करता है, उसको आपको एक बुध भी आपका कैलकुलेशन का जो कारक है वो बुध है। राहु जो है आपका हमेशा ये देगा कि आपको क्या, आपको लगाना कब चाहिए, मतलब आपको एक उसकी बाजार का ज्ञान देगा। और सूर्य जो है आपका कैशिंग चीज है, मतलब विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जुपिटर जो है वो पैसे का अरेंजमेंट कर देगा अच्छा आपको। तो ये 4 प्लेनेट अगर अच्छे जगह पर हैं या अच्छे किसी से पीड़ित नहीं है, तो शेयर बाजार से पैसा मिलता है। जैसे मेरी कुंडली में ये चारों चीजें अच्छे जगह पर हैं,
तो मैं तो मुझे एक शेयर बाजार के एक ऑफिस ने केवल ये रखा था कि आप तो मेरे यहाँ पर बैठ के बताते रहो कि किसमें खाना है, किसमें बेचना है। तो मेरे को वो महीने के 1 लाख रुपए देते थे बैठने के। मैं वैसे शेयर का काम नहीं करता और मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ। जैसे मुकेश जी कुंडली में भी ये चारों प्लेनेट अच्छे होंगे क्योंकि ये भी अच्छी एडवाइस देते हैं। तो ये 4 जो ग्रह हैं आपके जुपिटर, बुध, सूर्य और राहु, ये कारक हैं। अगर आपके चारों प्लेनेट अच्छे हैं तो मैं एडवाइस करता हूँ कि तू शेयर का काम कर ले, अदरवाइज मत करे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और एक देखिए, चंद्र और शनि अगर किसी के एक साथ बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं तो ये अच्छा योग नहीं है, विष योग है एक तरीके से ना। और शुक्र और सूर्य भी अगर एक साथ बैठे हैं तो भी वो व्यक्ति धनवान तो मिलेगा, लेकिन पिता से भी उसको कुछ पैसा मिलता है, मतलब कुछ अंश उसके धन का पिता से भी मिलता है। किसी की है कुंडली में, जैसे मेरे को मिला, मेरा भी सूर्य और शुक्र एक साथ है, तो मुझे 2 बार मिला पिता से पैसा, मतलब प्रॉपर्टी से। और देखिए वो भी 60 साल के बाद मिला, क्योंकि नाड़ी सिद्धांत बोलता है कि मेरा एकादशी का जन्म है, तो एकादशी वालों का तो 9, 10, 9, 12 तिथि शून्य बनती है, तो नहीं मिलना चाहिए था। जैसे ही मेरी बात, आप 60 साल के बाद आपकी तिथि बदल जाती है, तो मैं जैसे ही द्वादशी का हुआ तो मुझे पैसा मिला, 61 साल में पैसा मिला मुझे। तो ये देखिए, मेरी बेटी की मैं ये गुरुजी हाँ, मेरा नाड़ी लिंक बनता है 12 ये एक साथ बैठने चाहिए। अच्छा, राहु और शुक्र, नहीं, सूर्य और शुक्र अगर एक साथ बैठे हो तो पिता से भी पैसा मिलता है, मतलब आपके धन का कुछ अंश पिता से भी आता है ना। ये प्रैक्टिकल करके देखना आप जरूर, आपको मिलेगी ये चीजें। सर पंचम भाव में मैंने कुंडली देखी जिसके अंदर जो है ना तुला राशि के अंदर शुक्र और सूर्य दोनों साथ में है। तो 100% मिला होगा। पिता ही नहीं है सर। नहीं, लेकिन फादर की प्रॉपर्टी मिली होगी। मेरे फादर थोड़ा है, मेरे फादर की डेथ तो बहुत पहले हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी से पैसा मिला मुझे। मैंने क्या बोला कि पिता से पैसा, धन का अंश जो है, पिता के धन का अंश मिलता है। फादर है नहीं है ये अपन बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पैसा फादर की प्रॉपर्टी से या कैसे भी मिलता है व्यक्ति को। जैसे नाड़ी में सूर्य शुक्र इकट्ठे हो तो पिता के पास धन होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यह तो धन हो गया, प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी बिक के पैसा मिलेगा। लेकिन अगर एकादशी का जन्म होगा तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। मैंने इतने हजारों केस देखे ऐसे। और एकादशी वालों के साथ एक प्रॉब्लम और है, उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी पर ज्यादा दिन रहना पड़ता है। आप में से है कोई एकादशी का जन्म? मेरा है गुरुजी एकादशी। आप फादर के साथ ज्यादा रहे होंगे। हाँ, उनके और साथ यह तो फादर की प्रॉपर्टी, मतलब आपको पिता ने तो प्रॉपर्टी दी है, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी पे तो रह रहे हैं आप एक तरीके से। जी जी जी। तो ये देखिए, जो सूर्य सिद्धांत की जो चीजें हैं, या वैदिक की भी है, या कोई भी चीज, कोई भी विधा है, ये 100% बिल्कुल प्योर है। अब देखिए, दूसरे भाव में किसी के राहु बैठा हुआ है क्या किसी के? तो ऐसे व्यक्ति के कोई नाक थोड़ी सी मतलब मोटी होगी, और अगर लग्न में किसी के राहु है तो सर पे चोट का निशान होगा। किसी के है लग्न में राहु आप में से, या सेकंड हाउस में किसी के है राहु? नहीं है। नहीं सर। मंगल होता है तो भी सर पे चोट का निशान है, चोट का निशान होता है अगर लग्न में मंगल किसी राशि में, किसी की नहीं, मंगल नहीं, राहु बैठा हो। तो मैंने मतलब ऐसे कई चार्ट देखे जिसमें राहु अगर लग्न में है तो चोट का निशान ललाट पे जरूर मिलेगा। ललाट पे सभी एक चार्ट को मैंने देख के बोला था कि आपके है क्या चोट का निशान? बोले हाँ,
भौं के पास है, मतलब ये जो आईब्रो होती है इसके पास था। जैसे कोई आपके जो फैक्ट्री मालिक होते हैं या कोई बड़े लोग होते हैं जिनके व्यवसाय मतलब फैक्ट्री जैसे होते हैं, तो उनमें मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए की संभावनाएं ज्यादा रहती है। किसी के मंगल और शनि बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यवसाय करता है। यंत्र योग बन जाता है ना। या फैक्ट्री या किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का सीईओ भी रह सकता है। जैसे खुद अगर नहीं है तो किसी अच्छी कंपनी का सीईओ भी रह सकता है ना। मेरे तो परिवर्तन ही है, उसने ही मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिया। शनि मंगल का परिवर्तन है मेरी कुंडली। और एक और चीज बता दूं मुकेश जी, आप भी सुनो कि खराब जगह के परिवर्तन अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब जैसे 8 का 6 का वो हो परिवर्तन, 12वीं का 11वीं का परिवर्तन, ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब खराब स्थान के भाव के परिवर्तन अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे तो किसी भी जगह का परिवर्तन होगा तो ये योग कारक होता है, मतलब आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला मिलेगा, राजयोग कारक होगा। और अगर शनि के आगे बुध बैठा हो, जैसे डिग्री वाइज हो, जैसे शनि जो हो बुध की डिग्री ज्यादा हो शनि की डिग्री कम हो, तो ऐसा व्यक्ति भी व्यापार अच्छा करता है किसी की कुंडली में। मतलब एक साथ नाड़ी लिंक बना रहा हो, 1-12 में हो या 1-2 में हो, है किसी के चार्ट में, तो व्यापार के लिए अच्छा योग। शनि और बुध का नाड़ी लिंक, हाँ शनि बुध का नाड़ी लिंक मेरा है गुरुजी, शनि बुध का नाड़ी लिंक। किसकी डिग्री ज्यादा हो? बुध की डिग्री ज्यादा हो। मेरा नाड़ी लिंक तो है पर बुध की डिग्री कम है। मैंने ज्यादा कराएगा, व्यापार नहीं ज्यादा कर कराएगा। हाँ नहीं, ऐसे में क्या है कि आपका जो है ना मेहनत ज्यादा कराएगा। शनि मेहनत का है तो मेहनत ज्यादा होगी, आपके लॉजिक और काम मेहनत ज्यादा कराएगा आप। बुध आगे होगा तो आपके लॉजिक ज्यादा चलेंगे, मेहनत कम लगेगी। एक आपकी कुंडली का बता देता हूँ। बुध आगे में ना, 7वें में बुध है और 6ठे में शनि। शिवराज जी आपकी कुंडली का एक बता देता हूँ मैं। मंगल अगर कर्क राशि में बैठा हो तो माता से या सास से नहीं बनती, ऐसा हुआ क्या? मैं तो माता से बचपन से अलग रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, तो माता के पास हाँ, ही नहीं हूँ गुरुजी। दूर है। सास जी से बनती है आपकी? ठीक है, ऐसा मतलब बनने ना ठीक है। हाँ जी जी, मतलब एक और नाड़ी का बहुत अच्छा सिद्धांत है कि अगर मंगल और बुध की डिग्री, अगर बुध की डिग्री ज्यादा है मंगल की डिग्री कम है, या मंगल की डिग्री ज्यादा है बुध की डिग्री कम है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब बुध की डिग्री ज्यादा और मंगल की कम हो, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर अगर बनता है और इंजीनियर नहीं बनता तो इंजीनियर जैसा काम करता है। किसी के है चार्ट में ऐसा? मेरी गुरुजी मंगल की ज्यादा है, बुध की कम है। नहीं, बुध की ज्यादा होनी चाहिए, मंगल की कम हो। नहीं, भाव देख लीजिए, भाव देख लीजिए, भाव में आगे होगा फिर बुध। बुध आगे है ना, बुध 7वें में, मंगल 4थे में। हाँ तो फिर बुध की तो वैसे डिग्री ज्यादा होगी ना, लॉन्गिट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो ज्यादा आगे हो गया ना वो। आगे हो गया। तो आप केवल एस्ट्रोलॉजी करते हो बस? नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता गुरुजी, मैं तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया सीखना। अच्छा। वैसे ये तो बंधन योग तो आपको पता ही होगा कि राहु केतु अगर चौथे भाव में बैठ जाए, तो जैसे केतु चौथे भाव में बैठ जाए, राहु दशम भाव में बैठ जाए, तो ये बंधन योग बोलते हैं इसको। ये अच्छा नहीं माना जाता, नाड़ी में तो अच्छा नहीं माना जाता, वैदिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। और इसके विपरीत अगर बैठे हो, केतु अगर दशम भाव में, बंधन योग मतलब आपको काम में इतनी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी,
जो भी काम करने जाएंगे उसमें। मैंने फर्स्ट एक चीज बताई थी, जिसका राहु अच्छा उसका काम की स्टार्टिंग अच्छी, जिसका केतु अच्छा उसका एंड अच्छा। मतलब आपको शुरू में परेशानी आएगी लेकिन एंड बहुत अच्छा होगा। जिसका राहु अच्छा उसका स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी। अगर किसी का राहु खराब है तो उसको स्टार्टिंग करने में बहुत तकलीफ होंगी, लेकिन बाद में अच्छा चलेगा। तो ये आपका मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं राहु चौथे में, केतु 10वें में। हाँ, तो ये राहु अच्छा और खराब कैसे माना जाएगा? राहु की कारक जगह पर होनी चाहिए, है ना। कारक जगह मैंने बताई थी 3, 6 और 11, और चौथा और 5वां भाव भी अच्छा हो जाता है राहु के लिए, लेकिन दशम भाव राहु के लिए अच्छा नहीं है ना। तो ये राहु के लिए अच्छी। हाँ बोलिए साहब, बोलिए बोलिए। अष्टम भाव में नहीं, अष्टम भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो खैर पापक ग्रह हाँ पापक ग्रह ये मकर में होगा तो वो तो आपके शापित हो गया। शनि की अगर राशि में है तो शापित, आपको मतलब जॉइंट पेन का ध्यान रखना चाहिए, आपको आर्थराइटिस का ध्यान रखना चाहिए, आपको गाउट का ध्यान रखना चाहिए, आपको पैरों का ध्यान रखना चाहिए। पैरों में दर्द की शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। है क्या अभी आपको? हाँ है थोड़ा सा। चंद्र मंगल राहु है पर तीनों साथ में है। चंद्र मंगल राहु। जी 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 जी। किस राशि के राशि में? किस राशि में है? मकर में। हाँ जी जी जी। तो मेष लगन की कुंडली हो गई? नहीं मिथुन की है ना, अष्टम भाव है, अष्टम भाव में मकर राशि है। तो ये तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए एक सबसे बड़ी चीज और बता दूं, अगर सूर्य शनि एक साथ बैठे हों तो शत्रु तो होते हैं लेकिन वो आपके कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैंने देखा है अगर किसी के शनि और सूर्य एक साथ अगर बैठे तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु तो बहुत होते हैं और सरकारी नौकरी के योग भी बनते हैं उस व्यक्ति के, या सरकार से उसको कोई फायदा मिलता है। क्योंकि देखिए शनि जो है वो कर्म का कारक है और सूर्य राज्य का कारक है। तो ऐसे जातक को ये चीजें मिलती है। और इसमें जो आपके नाड़ी में जो आपके संतान का जो कारक है, सूर्य को भी मानते हैं और गुरु को भी मानते हैं, है ना। तो जैसे एक अपने वैदिक में केवल आपके संतान के कारक को हमेशा गुरु से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें सूर्य को भी माना गया है। मंगल पति है, शुक्र पत्नी है, गुरु जीव है, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स है। अगर किसी लड़की की कुंडली मतलब फीमेल चार्ट में अगर मंगल के साथ सूर्य और बुध बैठ जाएं तो ऐसे में उसके जो हस्बैंड है वो अपने पिता का व्यापार भी करते हैं, मतलब जो या फिर पिता जैसी पढ़ाई करते हैं। मेरे पिता ने इंजीनियरिंग की तो वो भी बच्ची भी इंजीनियरिंग करेगी। है कोई ऐसा चार्ट जो अपने फादर की भी पढ़ाई की हो या फादर का व्यापार किया हो? ऐसा है कोई अपने यहाँ पर? मेरी बच्ची कुंडली में है, बिल्कुल परफेक्ट कुंडली बनी है। क्या योग बताया गुरुजी? क्या योग बताया गुरुजी? मंगल और सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हो तो या तो पिता जैसी पढ़ाई करता है या पिता जैसा व्यापार करता है। मेरी बड़ी बच्ची जो है वो लुई विटॉन में, लेकिन ज्योतिष बहुत अच्छा करती है, बहुत मेरे से पढ़ती है, रोजाना पढ़ती है और बड़ा अच्छा रिजल्ट आते हैं उसके। और मेरे जैसी पढ़ाई की उसने, तो काफी चीजें मैच करती है। आपके किसी जैसे आपके कोई शत्रु हैं तो उनसे लड़ने की जो ताकत है वो हमेशा मंगल देता है। जैसे मंगल अगर कारक जगह पर बैठा है, मतलब 1, 6, 10 में बैठा है तो आपको शत्रु तो होंगे
लेकिन आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ भी। वो आपको एक शत्रु हंता योग बनता है ना। अगर राहु भी किसी के 5, 6 या 11 में हो या तीसरे में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब शत्रु होते हैं, अज्ञात शत्रु होते हैं, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते कुछ भी। अगर कुंडली में बुध ग्रह अकेला बैठा हो, वैसे तो हमेशा सूर्य के साथ 90% मिलता है, लेकिन अगर अकेला बैठा हो और किसी पापक ग्रह के साथ नहीं हो या नाड़ी लिंक भी नहीं बनाता हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी कोई गलत काम भी कर लेता है किसी चार्ट में। मतलब उससे कोई गलत कार्य भी हो जाता है। और मंगल बुध एक साथ बैठे हो, किसी के चार्ट में है मंगल बुध एक साथ, तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में 100% गैप आया होगा, रुकावट आई होगी। या राहु किसी के पंचम भाव में अगर है तो उसके भी पढ़ाई में रुकावट आई होगी। है कोई ऐसा चार्ट? नहीं है सर। मेरे जो है बुध अकेला है चौथे हाउस में, लेकिन जो है पीछे सपोर्ट यानी उसके 12th के अंदर सूर्य, शनि और मंगल 3 के 3 पाप ग्रह बैठे हैं। तो कोई ऐसा कोई आपसे कोई अनजाने में कोई गलत कार्य हुआ क्या? नहीं, आपने कहा ना अगर अकेला बैठा और पाप ग्रहों का साथ नहीं हो तो गलत कार्य करेगा। यहाँ साथ भी हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर ये सही बात है। तो आज अपन यहीं तक अपन करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अभी बहुत सारे सूत्र हैं, इतने सारे सूत्र हैं मेरे पास में। आपको मैं सभी सूत्र आप नोट डाउन करना, और ये काफी अच्छे सूत्र हैं जो आपको कुंडली देखते ही आपको किसी को आप इमीडिएट डिनोट कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। मुझे वो डालने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं कल कोशिश करूंगा कि ये जो हर एक ग्रह के जो नोट्स है ना वो मैं डालूं। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं आप लोगों को। वो केवल मुझे गुरुजी अगर विष योग है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मतलब उसका उपाय क्या कर सकते हैं विष योग के लिए? बस आप वो बताओ मुझे कहाँ पर है विष योग? लग्न में चंद्रमा है, सप्तमेश में शनि है, नीच का शनि है, और उसके साथ मंगल और गुरु भी है। सप्तम भाव तुला का लग्न है, तुला का लग्न है। अच्छा, तो देखो ऐसा तो गुरु की दृष्टि है। हाँ, गुरु की दृष्टि है, गजकेसरी योग भी हो जाता है। लेकिन गुरु सप्तम भाव में अच्छा काम नहीं करता। जी 7 और 10 में गुरु बहुत अच्छा काम नहीं करता। मतलब मैंने तो ऐसे बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखी जिसमें दशम भाव में उच्च का गुरु बैठा है लेकिन कुछ नहीं फल दिया जी। तो और कौन सी राशि है, लग्न कौन सा है? आपकी बच्ची की है तो आपकी बच्ची की है। हाँ गुरुजी, अपन बात करे थे एक बार। हाँ, तुला लग्न है। क्या कौन सा लग्न है? तुला लग्न है। तुला लग्न है तो मेरे और सप्तम में एक तो शनि बैठा हुआ है तो कारक जगह है। मंगल बैठा है, नीच का शनि है और खुद का घर का मंगल है, एंड शनि मंगल गुरु। तो देखिए गुरु को तो शिफ्ट कर दो, जो अपने तार किताब वाले शिफ्ट कराते हैं, गुरु को शिफ्ट कर दो। और मंगल और शनि की देखिए उसकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी ध्यान करके शादी करना, क्योंकि मंगल शनि जब एक साथ बैठते हैं तो मैरिज लाइफ को थोड़ी खराब करते हैं, क्योंकि मंगलिक तो है ही बनी बन, और ये विश्व भी बन गया है ना। तो मैरिज थोड़ी सी ढंग से करना, उसके लिए सबसे बढ़िया तो एक उपाय है कि जो बाधक ग्रह है ना उसको थोड़ा सा पावरफुल करो और मंगल के दान करो। मंगल के अच्छे दान करो, मतलब उसके वजन के बराबर। सप्तम भाव को थोड़ा पावर अच्छा बनाने के लिए उसकी मंगल के, शनि तो रहने तो शनि को कुछ मत छेड़ो, शनि कारक जगह पर है। मंगल का मसूर की दाल उसके वजन के बराबर, उसको तुला दान बोलते हैं, वो दान करो। और गायत्री की एक माला, क्योंकि उससे सूर्य पावरफुल हो जाएगा जो बाधक ग्रह। तो सूर्य को थोड़ा सा बूस्टअप करोगे तो इधर शनि वीक हो जाएगा। तो
कम से कम 4 माला उसकी करे गायत्री की। गायत्री जी से बहुत शरीर पावरफुल हो जाता है। गुरु जी एक यहाँ पे मंगल खुद के घर में है ना, तो भी इसका मंगल का उपाय करना पड़ेगा। मंगल कहाँ अपने घर में है? मंगल तो सप्तम में सप्तम में हाँ, है ना, सप्तम में मेष का मंगल, मेष का हो गया ना, सप्तम में मेष का मंगल हो गया ना, तो वो तो शनि और खराब काम कर देगा। मैंने बताया था सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए। हाँ वो तो आप बताए थे, करेक्ट। हाँ, वह सप्तम भाव का मंगल तो मैरिज लाइफ को खराब करता ही करता है। मेरे को नहीं सुख मिला, मेरा लग्न सप्तम में हो चुका है। अच्छा। वो डिस्टर्ब कर देता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है गायत्री की जाप करो, 4 माला कम से कम, और मंगल का दान। क्योंकि वैसे देखिए तुला लग्न की कुंडली में मंगल खराब नहीं होता, ये आपको पहले बता दूं मैं। अब ये किसी को पता है या नहीं है। जैसे मारक हो गया, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं देता। तुला लग्न की कुंडली में मंगल जो है कोई नुकसान नहीं करता, जबकि प्रबल मार्केश है, सप्तमेश भी है, द्वादश सेकंड हाउस का लॉर्ड भी, लेकिन नुकसान नहीं करता कभी भी। और गुरु योग कारक नहीं होता। पर्सनल लाइफ खराब होता है, पैसे में नुकसान नहीं होता। राइट। नहीं, हेल्थ भी नहीं खराब करता। कि मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, और गुरु योग कारक नहीं होता तुला लग्न की कुंडली में। तो इसके लिए तो सिर्फ 2 ही काम करो। एक तो मंगल के दान करा दो, उसके वजन के बराबर, तुला दान बोलते हैं उसको। और एक कम से कम 4 माला गायत्री की करे रोजाना, और वो भी कम से कम 43 दिन तक। और ये तुला दान सिर्फ एक बार, जितना वजन है उतना मसूर की दाल का दान किसी वृद्धाश्रम। और ये गुरु शिफ्ट करा दूं ना, सेकंड हाउस को रहूं या 11th हाउस? नहीं, जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो, 2, 5 और 2, 4 और 9 में से किसी में भी अगर कोई ग्रह नहीं बैठा वहां कराओ। 9 में कराना अच्छा है ना सर, 9 में कराना अच्छा है ना, फिर वो अपने भाव को देखेगा, तीसरे भाव को, वो मतलब हाँ, तीसरे तो भाव। एक काम करो, 9 में कराओ। 9 में 9 हल्दी की गांठ लो और किसी धर्म स्थान में जाके रखाओ, लेकिन कोई देखे नहीं आपको। धर्म स्थान में रखना मतलब पेट के पास रख सकते हैं क्या? मतलब नहीं, या तो मंदिर में या गुरुद्वारे में, उसमें ऐसी जगह। मंदिर के पास, शिव जी के पास, या मंदिर ही रखना अंदर? शिव जी के पास कोई जरूरत नहीं है, किसी भी मंदिर की किसी भी कोने में रखे हो छाया। अच्छा, मतलब यहाँ पे 9 हल्दी लूं या अभी 4 लूं? हाँ, 9 हल्दी लो और कम से कम 2 बार रिपीट करो। 2 बार रिपीट करो उसको, गुरु की होरा में करो। एक तो सुबह की होरा होती है, एक दोपहर में होती है, एक शाम को होती है। किसी भी होरा में कर दो, जब उस समय मिले गंगा जल से धो के, और फिर उसी के हाथ से कर दो, जातक के हाथ से, तो शिफ्ट हो जाता है। मतलब काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने कईयों के कराए, मैंने अभी एक नागपुर के एक क्लाइंट का कराया था, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। देखिए एक और चीज बता देता हूँ मैं आज आपको, एक बहुत गूढ़ चीज बताता हूँ। देखिए ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है, होता है या नहीं होता, उसका बिलीफ सिस्टम काम करता है इससे। अपन जो भी उपाय करते हैं ना, उसमें व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम काम करता है। वो सोचता है कि हो गया मेरा काम। इसलिए जो भी चीज आप, जो भी आप करवाते हैं, उसको ये कहते कि आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें उसका बिलीफ सिस्टम काम करता है। समझ गया? और बिलीफ सिस्टम में सबकॉन्शियस माइंड का रोल सबसे बड़ा है। वो 90% वर्क करता है आदमी के केस में, मतलब किसी भी जातक के केस में। हाँ गुरुजी, ये जब अपन उपाय करते हैं, जैसे मैं कम्युनिकेशन में यही बोलती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स अ लॉट करके। बस। हाँ, ये जब आप उपाय बोलते हैं तो हर साल एक बार कराएं या एक बार कराने से काम हो जाता है? एक बार कराने से हो जाता है, क्योंकि जो भी वर्क अपन करते हैं ना, उसको अगर अपन कभी सोचते हैं वो हो जाता है। मैं तो करने की बात भी नहीं करता, तो सोचते हैं वो हो जाता है। चलिए, और किसी कोई डाउट है तो पूछिएगा। कल अपन फिर 8 बजे मिलते हैं वापस। गुरुजी एक चीज पूछ लीजिए, आपने बताया तुला कुंडली में गुरु कारक नहीं होता है,
अगर तुला कुंडली में हाँ, गुरु अगर लग्न में ही बैठा हो तो भी शिफ्ट करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। केवल 7 में 10 में गुरु अगर है तो शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो काम ही नहीं करता। और ये शिफ्ट करने का काम मुझे तो ये लाल किताब पढ़ाता हूँ इसलिए पता लगा, लेकिन हमारे वैदिक में शिफ्ट करने का काम कहीं भी नहीं है। हाँ, मैंने भी आज पहली बार सुना है, इसलिए नहीं, लेकिन होता है शिफ्ट। जैसे मैंने अभी एक नागपुर के क्लाइंट का कराया, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और उसमें ये सबसे बड़ी ध्यान रखने की चीज होती है कि उस जगह कोई कारक जगह पर कराओ, वहां पर कोई चीज मतलब कोई ग्रह नहीं बैठा हो, खाली जगह हो, चाहे उसका कष्ट भाव भी देख लो आप, उसकी कष्ट कुंडली भी देख लो, तो खाली होनी चाहिए। अब सेकंड हाउस में कराना है तो उसको किसी शिव की पिंडी पे रखवाओ 2 हल्दी की गांठ, और उसको 2 बार रिपीट करो। चौथे स्थान में शिफ्ट करना है तो जल प्रवाह करो और 4 बार करो, और धर्म स्थान में करना है तो 2 बार रिपीट करो 9 हल्दी की गांठ को। जैसे नवम भाव में अपन इस बच्चे की शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो 9 हल्दी की गांठ लो, धर्म स्थान में रख के आओ और 2 बार रिपीट करो, मतलब 2 गुरुवार। ठीक है, ये अच्छे उपाय हैं और उसमें बिलीफ सिस्टम काम करता है। मैंने बताया ना, उपाय जो है वो व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम है, उसको लगता है कि मेरा काम हो गया और हो जाता है। लेकिन तुलादान के मैंने असर देखे हैं, मेरे घर में देखे मैंने। तुलादान जो व्यक्ति करता है, अगर किसी का कोई मैलेफिक प्लेनेट है उसका तुलादान करता है तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलते हैं, बहुत बढ़िया मिलते हैं। देखिए, दान का तो हमेशा आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। और एक मंत्र का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि वो अंतर आत्मा से आपको मन जाप करने चाहिए, आपको अंदर के अंदर जाप बोलना नहीं चाहिए, आपको इवन आपके होठ भी नहीं हिलने चाहिए। कोई भी मंत्र आप जाप करते हो तो अंतर मन से करें, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलते हैं। गुरुजी, अगर मंगल नीच का है, चौथे घर से मेरा है और मंगल की दशा चली लग्नेश भी है, तो मंगल का दान करना चाहिए तुलादान पे? नहीं, कतई नहीं। लग्नेश का दान कैसे कर सकते हैं? उसकी तो पूजा करें। जी हनुमान जी की पूजा करो, जी हनुमान चालीसा करो, और हनुमान चालीसा करें एक साथ बैठ के एक आसन पर। अगर 100 बार कर लेते हैं तो 100% काम होगा। मेरे एक मित्र थे जयपुर में, भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उनके बच्चे का सीए में सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने बोला था कि आप तो कर नहीं पाओगे, किसी पंडित को बैठा दो और एक ही स्थान पे बैठ के और 100 बार हनुमान चालीसा करा दो। बहुत इजी चीज है, हनुमान चालीसा याद होती है, 90% लोगों को याद होती है। आप ये देखिए कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, जो कि 3 साल से नहीं आ रहा था उसका। उसमें लिखा हुआ है ना, तो बार जो है छूटे बंद मार। नहीं सर, वो तो है, लेकिन एक आसन पे तो बैठ जाएगा आदमी, लेकिन बीच में उठना पड़ जाता है सर, क्योंकि वो लघु संख्या के लिए जाना पड़ जाता है। करीबन 6 बार तो एक माला होता है, 100 बार तो एक माला भी पूरा नहीं होता है ना। माला नहीं, 20 मिनट में हो जाती है हनुमान चालीसा। वही हनुमान चालीसा 20 मिनट में हो जाती है, 7 घंटे में हो जाएगी हनुमान चालीसा। 5 से 6 मिनट लगते हैं, 5 से 6 मिनट भी अगर 5 मिनट भी पकड़ेंगे तो हमारा 100 हनुमान चालीसा करने के लिए हमारे को 4 पंडित बैठा दिए थे। उनको विचारों को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 100 जाप होने चाहिए एक आसन पर, तो रिजल्ट मिलते हैं। बोलो तो एक माला, बोलो तो 108 एक माला, तो 100 माला करना। नहीं 100 बार 7 बार, यानी 100 बार आपको करनी है, माला नहीं करनी है, 100 बार हनुमान चालीसा करनी है। जो 7 बार पाठ कर जो है छोटे बंद महात्म है। और भगवान ने गौरी की कसम खाई है उसमें कि जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये चीजें सब तो 100 जो है कोई मतलब 3-4 लोग बैठे कर सकते हैं ना एक साथ? 5 जने बैठाओ, 6 जने बैठाओ, जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो आपके घर वालों को बैठाओ, कोई पंडित को मत बुलाओ। नहीं घर वाले ठीक है। उसके रिजल्ट देखिए आप, और जबरदस्त रिजल्ट आता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, अपन खुद नहीं बोल रहे हैं। चलिए अपन कल मिलते हैं फिर 8 बजे। जी गुरुजी। जी सर, गुरुजी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।